सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हिंदी विमर्श में कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक आरोध भाग 2 में संकलित पाठ 3 कविता बात सीधी थी पर जो कवि कुंवर नारायण जी के काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से उद्धृत है। बात सीधी थी पर आज इस कविता का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, उसका शिक्षण करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। आइए चलते हैं सीधे कविता की ओर। सबसे पहले इसका आदर्श पाठ हम यहाँ पर देखेंगे। बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। और जो अंतिम पद्यांश है उसे देखेंगे। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर। तो ये इसका आदर्श पाठ था। और अब इसके बाद आपकी स्क्रीन पर इस कविता बात सीधी थी पर आधारित, इस कविता पर आधारित जो कठिन शब्द हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप उसको स्क्रीन को थोड़ी देर पॉज करके उसको रोक करके आप उसको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो ये आपकी स्क्रीन पर ये शब्द अभी चल रहे हैं जो कठिन शब्द हैं। इस कविता पर आधारित जो कठिन शब्द हैं आपकी स्क्रीन पर हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में भी आप इनको अंकित कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस कविता पर आधारित जो भी कठिन शब्द हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं और आपने उनको नोट कर लिया होगा। तो अब चलते हैं सीधे इस कविता का जो काव्य सौंदर्य का जो भाव पक्ष है उसकी तरफ चलेंगे और उसके बाद हम इसका कला पक्ष भी देखेंगे। इसमें कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कविता के भाव पक्ष की ओर हम सीधे आपको ले चलते हैं। तो जैसे यहाँ पर शीर्षक आप देख रहे होंगे कि बात सीधी थी पर। तो जो पर है इसी का हमने यहाँ अन्वेषण करना है कि कवि यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि बात सीधी थी पर। वो पर क्या है, वो किंतु परंतु ऐसा क्या हो गया जो यहाँ पर कवि ने इसी शीर्षक में उल्लेख कर रखा है पर का। तो इसी पर के बारे में हमने यहाँ पर जानना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो बात है, बात के बारे में जानेंगे कि बात क्या है। बात हमारे भीतर हमारे मन का भाव, जो हमारे मन के भाव हैं वो बात कहलाते हैं। बात हमारे मन के भावों का प्रतीक है। जो हमारे मन के उद्गार हैं वे बात कहलाते हैं, जो भाव हैं। तो हम अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। हम अपने मन की बात भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। तो जितनी सरल और सटीक, सुबोध और संप्रेषणीय वाली भाषा जितनी हमारी होगी उतना उस बात का मर्म दूसरों तक पहुँचेगा और उसी अर्थ में पहुँचेगा जिस भाव से हम यहाँ से अपनी बात कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर भाषा और बात दोनों के संबंध को इस कविता में बताया गया है कि हम बात को हम
हमें किस भाषा में, किस भाव में रखना चाहिए। दूसरी बात जो यहाँ पर है, कवि के द्वारा हमें पता चलेगी कि कविता का, किसी भी काव्य का जो सौंदर्य होता है उसके दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है भाव पक्ष, दूसरा होता है कला पक्ष। तो भाव पक्ष और कला पक्ष की जब बराबर हिस्सेदारी होगी तभी वह कविता सटीक होगी। जब भाव पक्ष और कला पक्ष का उसके दोनों तत्व उसमें समान रूप से विद्यमान होंगे, एक तत्व की अधिकता होगी और दूसरे तत्व को हम अगर कम आंकेंगे, अगर हम भाव पक्ष को कम आंकेंगे और कला पक्ष का तत्व जो अधिक रखेंगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन लोगों पर इस कविता में कटाक्ष किया गया है कि जो लोग भाव पक्ष पर कला पक्ष को श्रेष्ठ बताते हैं, यानी कला पक्ष के महत्व को अधिक बताते हैं भाव पक्ष की अपेक्षा, यानी कला पक्ष पर ज़्यादा जोर देते हैं कि कला पक्ष कविता में अधिक होना चाहिए। उन लोगों पर इसमें व्यंग्य किया गया है। तो बात सीधी थी पर अब सीधे चलते हैं और इसकी हम व्याख्या करेंगे, इसका भाव पक्ष यहाँ पर जानेंगे। कवि यहाँ पर लिख रहे हैं, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी बात सीधी सीधी थी, मैं अपनी बात को सीधा सीधा अभिव्यक्त करना चाहता था। जो मेरी बात में, जो मेरे मन के भाव थे वो बिल्कुल सीधे थे, सरल थे, क्योंकि मन के उद्गार हमेशा क्या होते हैं, निश्चल होते हैं और सीधे और सुबोध सरल होते हैं। तो हमको उनको उसी भाषा में अभिव्यक्त करना चाहिए। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बात सीधी थी पर, मेरी बात जो सीधी थी लेकिन एक बार भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई, कि उसको भाषा के चक्कर में उलझा दिया गया, कि भाषा का प्रयोग ऐसा हुआ कि मेरी बात उस भाषा में क्या हो गई, फंस गई, यानी भाषा में उलझ कर रह गई। जो बात का मर्म था वो कहाँ खो गया, उस भाषा की उलझनों में उलझ गया। अब अगली लाइन में देखिए, फिर कवि अपनी बात को वापस पाना चाहता अगली लाइन में, कि जो बात भाषा में फंस गई थी, तो भाषा के माध्यम से ही हम किसी बात की अभिव्यक्ति करते हैं। तो भाषा जितनी हमारी क्लिष्ट होगी, चमत्कारिक और श्रृंगारिक शब्दों का जितना ज़्यादा प्रयोग होगा, उतना बात की जो सहजता है वह क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसका जो सुबोध है और उसका जो बोधगम्यता है और उसकी जो संप्रेषणीयता है वह समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ कवि के साथ। तो वह बात भाषा में टेढ़ी फंस गई और इस तरह से फंस गई कि कवि उसे पुनः प्राप्त करना चाहता है। कवि कह रहे हैं कि मैं उसे पाने की कोशिश में मैंने क्या किया, दोबारा भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, यानी अपने शब्दों को मैंने वापस पाने की कोशिश करी, भाषा से बात को वापस प्राप्त करने की कोशिश करी। मैंने उसमें नए नए शब्द डाले कि ये शब्द अच्छा नहीं रहेगा, ये वाला शब्द अच्छा रहेगा, यानी शब्दों को मैंने क्या किया, तोड़ा मरोड़ा, अदला बदली करी शब्दों की, ताकि मेरी बात अच्छी तरह से पहुंच सके। तो यहाँ पर कवि भाषा में संशोधन करता है कि किस तरह से जो है मेरी बात उसी अर्थ में पहुँचे जिस अर्थ में, जिस भाव से मैं कहना चाह रहा हूँ। उसके लिए कवि ने क्या क्या प्रयास किया कि भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, यानी शब्दों को इधर उधर किया कि किस तरह से जो है मेरी बात कविता के माध्यम से उसी भाव तक पहुँचे जिस भाव से मैं कहना चाह रहा हूँ। कि बात या तो बने, देखिए यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया गया है, बात बनना, है ना। तो कवि की भाषा यहाँ पर मुहावरेदार है। अभी हम कला पक्ष में देखेंगे कहाँ कहाँ पर किस किस मुहावरे का प्रयोग किया है, किस अलंकार का प्रयोग किया है। कि किस लिए घुमाया फिराया बात, भाषा को उल्टा पलटा घुमाया फिराया, क्यों, कि या तो बात बने, बात बनना यानी काम बन जाना, जो कवि चाह रहा था या तो वो हो जाए या फिर भाषा से बात बाहर आ जाए। कवि ये चाह रहे थे या तो मेरी बात बन जाए, जो मैंने जिसलिए रचना रची, या तो मेरी बात बन जाए, यह जो मेरी बात है, जो मैं मर्म, जो मैं अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूँ, जो बात क्या है, मन का भाव, तो मैं अपने मन के भाव को पुनः वापस प्राप्त करना चाहता हूँ। या तो मेरी बात जो है भाषा से बाहर आ जाए या बात बन जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ, भाषा तो क्लिष्ट हुई,
लेकिन भाषा के साथ साथ बात भी और अधिक पेचीदा होती चली गई। जैसे पेच होता है ना, पेचीदा, पेचीदा यानी पेच से बना पेचीदा, यानी वह उसमें फंस कर रह गई, भाषा में बस फंस कर रह गई। भाषा तो क्लिष्ट हुई लेकिन बात भी, भाषा के साथ साथ बात भी और भी अधिक पेचीदा होती चली गई। पेचीदा यानी उलझन भरी, बात और भी ज़्यादा उलझन भरी हो गई, क्योंकि मैंने उसमें जो है तरह तरह के उसको प्राप्त करने के लिए, अपनी बात को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के यत्न करे, उसको घुमाया फिराया, तोड़ा मरोड़ा, यानी शब्दों को अदला बदली करी, शब्दों की अदला बदली करी, ताकि मैं या तो बात बन जाए या बात भाषा से बाहर आ जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कवि के साथ ऐसा नहीं हुआ, बात भी नहीं बनी और न बात भाषा के चक्कर से बाहर आ गई। अपितु क्या हुआ, उल्टा ये हो गया कि भाषा के चक्कर में और ज़्यादा फंसकर बात रह गई और बात, भाषा के साथ साथ बात और भी अधिक पेचीदा होती चली गई। तो कवि ने जो जितने भी यहाँ पर यत्न करे अपनी बात को भाषा से वापस पाने के लिए, या तो बात बन जाए या बात भाषा से बाहर आ जाए। लेकिन होता है क्या है, बात न तो बनती है और न बात भाषा की उलझन से बाहर आती है, अपितु भाषा के साथ साथ बात और भी अधिक पेचीदा होती चली गई। पेचीदा यानी उलझन भरी, बात में भी उलझनपन आ गया, भाषा के साथ साथ बात भी और क्लिष्ट होती चली गई, वह भाषा के चक्कर में और अधिक फंसती चली गई। अब क्या होता है, अब जब ऐसी स्थिति आती है, जब उलझन भरी स्थिति आती है और जब ऐसी दुविधा भरी स्थिति आती है, उलझन भरी और मुसीबत वाली स्थिति आती है, तो ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए, जो भी उलझन है, जो भी मुसीबत है, उसको धैर्य के साथ शांतिपूर्वक और शांत मन से उसका उपाय हमको ढूंढना चाहिए। यहाँ पर हमें कवि यही संदेश दे रहे हैं, हमको शांतिपूर्वक उस बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह से बात का मर्म बना रहे और भाषा की जो संप्रेषणीयता है वह भी बनी रहे। लेकिन कवि ने क्या किया, सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना, यहाँ पर करना तो ये चाहिए था कवि को कि पहले धैर्य के साथ सारी मुश्किलों को समझना चाहिए था, लेकिन कवि ने ऐसा नहीं किया। सारी मुश्किलों को समझे बिना, यानी धैर्य कवि ने नहीं दिया और अधीर होकर के सारी मुश्किलों को समझे बिना कवि ने क्या पेंच को खोलने के बजाय, अब यहाँ पर पेंच को खोलना क्या है, रूपक का प्रयोग किया गया। यहाँ पर पेंच को खोलना, तो यहाँ पर रूपक का प्रयोग किया गया, पेंच रूपक का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यानी दृष्टांत। यहाँ पर पेंच दृष्टांत और रूपक का प्रयोग किया है, पेंच दृष्टांत और रूपक अलंकार। तो यहाँ पर दोनों अलंकार होंगे, रूपक अलंकार और दृष्टांत अलंकार। तो मैं पेंच को खोलने के बजाय कवि ने क्या करना चाहिए था, धीरे धीरे अपनी बात को वापस पाने के लिए कवि ने भाषा में सुधार करना चाहिए था। जो उलझन वाले शब्द हैं, जो भाषा में उलझन वाले शब्द हैं, उनको धीरे धीरे उसको सुलझाना था। जो गुत्थी, जो भाषा में जो बात उलझ कर रह गई थी, उसको सुलझाना चाहिए था। कवि ने जो है उस पेंच को, जो बात पेचीदा होती चली गई, उसको सुलझाने के अब बजाय कवि ने क्या किया, उसे बेतरह कसता चला गया। यहाँ पर पेंच तो एक प्रतीक है, एक रूपक का प्रयोग किया गया, लेकिन ये भाषा के लिए कहा गया है। जो बात भाषा में फंस गई थी, कवि ने उसको धीरे धीरे अपनी बात को सहज सरल शब्दों का प्रयोग करके उसको सुलझाना चाहिए था और अपनी बात को का मर्म संप्रेषणीय भाषा के माध्यम से, जो सुबोध और सरल भाषा के माध्यम से कवि को दूसरों तक पहुंचानी चाहिए थी। लेकिन कवि क्या करते हैं, सारी उलझनों को धैर्य से समझे बिना पेंच को खोलने के बजाय, यानी उस पेचीदापूर्ण भाषा को सुलझाए बिना कवि उसमें और उलझन भरे और चमत्कारिक शब्दों का प्रयोग करने लग जाते हैं। उसे बेतरह कसता चला गया, बेतरह कसता नहीं, यानी उसमें और चमत्कारिक शब्दों का प्रयोग करने लगे और अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करने लगे और उसमें कला पक्षी प्रभाव डालने लग गए, क्योंकि भाव पक्ष यहाँ पर कहीं खोता सा चला जा रहा है और कवि उसमें कला पक्ष के पुट डालने में लगे हुए हैं और उसमें अलंकारिकता, उसमें श्रृंगारिक शब्दों का प्रयोग करने लगे। ये मतलब है पेंच को बेतरह से कसता चला जाना, यानी उसमें और अधिक श्रृंगारिक शब्दों का प्रयोग करने लगे। क्योंकि बता रहे हैं,
क्योंकि जो कवि यहाँ पर कर्तव्य कर रहा था, देखिए कोई भी कवि जब रचना रचता है ना, एक तो वो कवि होता है जो अपने भाव को सीधे सीधे सरल सरल शब्दों में अभिव्यक्त करना चाहते हैं। कुछ ऐसे कवि होते हैं जो कला पक्ष का अधिक पुट रखते हैं, यानी कला पक्ष को अधिक महत्व देते हैं भाव पक्ष की अपेक्षा। तो जो चमत्कारिक शब्दों का और जो श्रृंगारिक शब्दों का जो है कविता में जब प्रभाव होने लग जाता है तो उसका जो भाव पक्ष है वह कहीं गुम होता सा जाता है। उसमें चमत्कारिक शब्द तो देखने में और सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जो बात का मर्म होता है वह कहीं खोता सा चला जाता है। क्योंकि इस कर्तव्य पर जो कवि यहाँ पर कर्तव्य कर रहा था, जो उसमें वह श्रृंगारिक शब्दों का प्रयोग कर रहा था, सीधे सीधे सरल सरल शब्दों की अपेक्षा चमत्कारिक और श्रृंगारिक शब्दों का वह प्रयोग कर रहा था, उस पर उसे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की वाहवाही। क्योंकि जो तमाशबीन है, जो श्रोता हैं, वो क्या करते हैं, जब हम कवि उनको सुंदर सुंदर शब्दों और अलंकारिक शब्दों से युक्त कोई उनको कविता सुनाने लग जाते हैं, चाहे उनकी समझ में वो बात आए ना आए, तमाशबीन क्या करने लग जाते हैं, पीछे से ताली बजाएंगे या हमारी वाहवाही करने लग जाएंगे। और उसी वाहवाही के चक्कर में कवि क्या कर रहा है, और अधिक उसमें श्रृंगारिक शब्दों का प्रयोग कर रहा है। तो कवि ने यहाँ पर व्यंग्य किया है, कवि ऐसा कर नहीं रहा है। कवि उस मानसिकता पर कटाक्ष कर रहा है जो वह कला पक्षी प्रभाव साहित्य में दिखाई देता है। जो कला पक्षी प्रभाव है, काव्य सौंदर्य शास्त्र है, जो उसको ही लेकर चले होते हैं कि उसमें जो है भाई छंद भी होना चाहिए, अलंकार होना चाहिए, और जो उसका काव्य पक्ष जब जितना पुष्ट होगा उतनी वह कविता श्रेष्ठ मानी जाती है। तो कवि उस धारणा को यहाँ पर तोड़ना चाहता है कि ऐसा नहीं है। हम भाव पक्ष की प्रवणता या भाव पक्ष की प्रवणता होगी तो भाव पक्ष की प्रवणता वाली कविता भी श्रेष्ठ हो सकती है। जरूरी नहीं कि कला पक्ष की प्रवणता वाली कविता ही श्रेष्ठ होगी। यहाँ पर कवि भाव पक्ष की प्रवणता को भी उतना ही महत्व दे रहा है जितना कला पक्ष की प्रवणता को दिया जाता है। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि मुझे उस कर्तव्य पर, जो मैं कर्तव्य कर रहा था, जो श्रृंगारिक शब्दों का प्रयोग कर रहा था, उस कर्तव्य पर मुझे साफ तमाशबीनों की वाहवाही सुनाई दे रही थी, और मैं उस वाहवाही के चक्कर में उसे बेतरतीब बेतरह कसता चला जा रहा था। मैंने उस उलझन को धैर्य से नहीं समझा कि उलझन आखिर क्या है, लेकिन जैसे उसमें मैंने अलंकारिक और चमत्कारिक शब्द डाले तो लोगों ने मेरी वाहवाही करनी शुरू कर दी। मुझे जो है चने की झाड़ पर चलाना शुरू कर दिया कि वाह वाह कितने सुंदर शब्द हैं भाई, वाह भाई वाह, यानी तारीफ करनी शुरू कर दी। लेकिन जबकि होता है क्या है, चमत्कारिक और अलंकारिक शब्द कि आम जनमानस की समझ में नहीं आते। आम जनमानस की समझ में वही दिनचर्या वाले देशा स्थानीय जो शब्द होते हैं वही आते हैं, जो बोलचाल की रोज़मर्रा वाले शब्द हैं। तो ऐसे शब्दों को हमने अपनी रचनाओं में प्रयोग करना चाहिए। कवि हमें यही संदेश दे रहा है। अब अगली लाइन में देखेंगे, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि जो कर्तव्य दिखा रहा था, जो कारनामे कर रहा था कवि, उसमें क्या हुआ, आखिरकार वही हुआ। कवि को वही बात, जिस बात का डर सता रहा था वही हुआ कि जो कवि ने जोर जबरदस्ती की, यानी उलझन को समझे बिना, सारी मुश्किल को धैर्य से के साथ समझे बिना कवि ने जो उसमें जोर ज़बरदस्ती करी, जोर ज़बरदस्ती करना यानी उसमें जो उसने चमत्कारिक और अलंकारिक शब्दों का जो प्रयोग किया, उससे बात की चूड़ी मर गई। ये मुहावरा भी है, बात की चूड़ी मरना, यानी बात का मर्म समाप्त हो जाना। जो मेरा मूल भाव था, बात की जो चूड़ी थी, जो मूल भाव था, जैसे पेच की चूड़ी होती है ना, वो पेच को हम जब कसते चले जाते हैं, जब उसकी चूड़ी होती है जो छल्ले नुमा उसमें आकृति बनी होती है, जब वह घिस जाती है तो वह पेच फ्री होकर घूमने लग जाता है। जैसे हमारे घरों में नल होते हैं, टोटी होती है, तो हम उसको घुमाते चले जाते हैं, एक समय तक तो घूमती है और टाइट भी हो जाती है। जब उसको हम कसते जाएंगे घुमाते जाएंगे तो एक समय हमारा क्या हो जाता है, घर के जो टोटी और नल जो है वह फ्री हो जाता है और पानी ऐसे ही बहने लग जाता है। ऐसी हुआ कवि के साथ। आखिरकार वही हुआ जिसका कवि को डर था। जोर ज़बरदस्ती के चक्कर में जो अलंकारिक और चमत्कारिक शब्दों का जो प्रयोग हुआ, उसके चक्कर में बात की चूड़ी मर गई।
बात की चूड़ी मरना यानी उसका जो मूल भाव था, जो कवि कहना चाहता था, जो अपने मन के भाव रखना चाहता था, काव्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से वह बात, वह मूल मर्म समाप्त हो गया। केवल भाषा का ढांचा मात्र रह गया, भाषा ही रह गई, वो अलंकारिक शब्द ही रह गए, उसका जो मूल मर्म था वह समाप्त हो गया, मर्म ही समाप्त हो गया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। वो भाषा रूपी सांचे में, वह पेच, बात रूपी पेच, भाषा रूपी सांचे में, भाषा रूपी सांचे में वह बात रूपी पेच फिर ही घूमने लगा। जब उसमें चूड़ी मर गई, बात की जब बात रूपी पेंच की जब चूड़ी मर गई, तो जो भाषा रूपी सांचा था उसमें वह बात फिर ही घूमने लगी, फालतू में, बेकार। क्या हुआ? वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कौन? बात। बात भाषा रूपी सांचे में बेकार घूमने लगी, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। तो ये होता है, अगर हम भाषा का सटीक से प्रयोग न करें, भाषा में सरल और सुबोध और बोधगम्य और संप्रेषणीय शब्दों का जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे भाषा में, तब तक हमारी बात उसी भाव से श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों तक नहीं पहुंच पाएगी जो उस भाव से हम दर्शकों तक, श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, तब तक नहीं पहुंच सकते। वह क्या? बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा के सांचे में बेकार घूमने लगी, यानी बात भी अब भाषा में बेकार घूमने लग गई, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, क्योंकि उसका मर्म मर गया, जो मूल भाव था वह समाप्त हो गया। और हार कर अब क्या होता है, कवि ने सारी मुश्किलों को धैर्य के साथ समझे बिना धैर्य के से समझे बिना कवि ने क्या ही किया, वह हार मान ली। कवि ने हार मान ली। कवि को चाहिए था यहाँ पर धैर्य के साथ समझना, लेकिन कवि बात तो अपने लिए कर रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि कवि ने ऐसी गलती की होगी, कवि उस कला पक्षीय प्रभाव पर व्यंग्य कर रहा है जो भाव पक्षीय प्रभाव को नगण्य मानता है। ऐसी सोच पर कवि व्यंग्य कर रहा है जो भाव पक्ष को कमतर आंकते हैं कला पक्ष की अपेक्षा, यानी जो कला पक्ष को श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे लोगों की ऐसी मानसिकता पर कवि यहाँ पर कटाक्ष कर रहा है अपनी कविता के माध्यम से। क्या हुआ? हार कर कवि ने उसे कील की तरह ठोक दिया। किसको? उस रचना को जैसे तैसे निपटा दिया। कील की तरह ठोकना यानी कील पेंच में क्या अंतर होता है, आपने देखा होगा, पेंच में ऐसा छल्ला बना रहता है जो पेंच होता है, और पेंच क्या होता है, वह आसानी से खुलता नहीं है, वो तो पेंच कस से ही कसेगा और पेंच कस से ही वह खुलेगा भी, उसी स्तर से खुलेगा। आपने देखा होगा जो कील होती है वो सीधा ठोकने में ठुक जाती है, जबकि पेंच क्या होता है, वह आसानी से नहीं ठुकता, वह घूम घूम करके ऐसे घुमावदार होता है, और कील क्या होती है, आसानी से ठुक जाती है। तो यहाँ पर हार कर मैंने उसे कील की तरह ठोक दिया। किसे? उस रचना को। कील की तरह ठोकना में आसानी हुई, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, कवि ने उस रचना को, इसका जो भावार्थ ये है, हार कर मैंने कील की तरफ से ठोक दिया, इसका भावार्थ ये है कि मैंने उस रचना को जैसे तैसे निपटा दिया, इति श्री कर दी, ये इन प्रकार ने उसको क्या किया, निपटा दिया, रचना को जैसे तैसे पूरा कर दिया। अब क्या हुआ, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, जिस जगह से उसने शुरुआत करी थी उसी जगह उसको ठोक दिया। यानी कवि ने अपनी बहुत प्रयास किया, कवि ने अपनी बात को भाषा से वापस पाने के लिए कवि ने तरह तरह के प्रयास किए, लेकिन क्या हुआ, उस प्रयासों में उसे सफलता हासिल नहीं हुई। हार कर कवि ने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, यानी जैसे तैसे कवि ने उस रचना को पूरा किया, इति श्री करी, और उस रचना को उसी हाल में छोड़ दिया जिस हाल में उसने उसमें सुधार करना चाहा था। कवि ने उसको उसी हाल में छोड़ दिया। वो रचना क्या थी, ऊपर से तो ठीक ठाक थी। ऊपर से ठीक ठाक क्यों थी? क्योंकि उसमें सुंदर सुंदर चमत्कारिक अलंकारिक शब्दों का प्रयोग किया गया था, यानी दिखने में तो बहुत सुंदर थी, हैं, बाहर से रचना, क्योंकि उसमें सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग किया था, पर अंदर से न उसमें कसाव था। कसाव यानी वो मर्म,
वो कसाव नहीं था, जो बात का जो पैनापन, जो बात की जो मार्मिकता थी, जो बात की जो संप्रेषणीयता थी, जो उस बात की बोधगम्यता थी, वह उसमें नहीं थी। वो कसाव नहीं था उसमें, वो मार्मिकता नहीं थी। जो मर्म कवि पहुंचाना चाहता था वह उस रचना में नहीं था। रचना ऊपर से ठीक ठाक थी क्योंकि उसमें सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया था। बाहर से चमक दमक ना सुंदर दिखने में, बाहर से रचना सुंदर दिखने में तो थी, लेकिन उसमें अंदर से कसाव नहीं था, यानी उसमें वह मर्म विद्यमान नहीं था और न उसमें ताकत थी। ताकत यानी वह संदेश देने की ताकत जो कवि कहना चाहता था। जो मर्म की उसमें ताकत नहीं थी, यानी वो कविता कैसी हो गई थी, वो रचना कैसी हो गई थी, बिल्कुल मर्म रहित हो गई थी, यानी उसकी चूड़ी मर गई थी, बात की चूड़ी मर गई थी। जब उसमें बात का मर्म ही नहीं था तो वो रचना बिल्कुल क्या हो गई, कसाव और ताकतहीन हो गई वो रचना। ऊपर से तो ठीक ठाक थी दिखने में, लेकिन अंदर से न उसमें कसाव था, न उसमें वह बात और वह संदेश पहुंचाने की ताकत थी उस रचना में। और देखेंगे आगे फिर बात क्या होती है, बात उन्मुक्त होती है और निश्चल होती है। जो मन के उद्गार होते हैं ना, वो तो निश्चल है, और जो मन से बाहर आते हैं तो हम उनको शब्दों के माध्यम से उनको तरह तरह से जो है अलंकारिक और चमत्कारिक करने की कोशिश करते हैं, और अलंकारिक और चमत्कारिक शब्दों के प्रयोग करके हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं जो बात क्या है, हमारा मन है ना, वो मन किसके जैसा है, बच्चे के जैसा। बच्चा होता है ना, एक शरारती बच्चा होता है, वैसे मन भी होता है। मन चंचल होता है, शरारती होता है, तो मन के भाव तो वे, मन तो सच्चा होता है, तो मन हमें प्रश्न करता है, हमारे मन में, कवि के मन में प्रश्न आ रहे हैं। वो बात जो उसके मन से शुरू हुई थी, उस बात ने शरारती बच्चे की तरह छेड़ा। ये देखिए यहाँ पर उपमा अलंकार है ना, वैसे यहाँ पर क्या है, बात अमूर्त है, और अमूर्त बात पर मूर्त, यानी बच्चा क्या है, मूर्त है, बात अमूर्त है, यानी अमूर्त बात पर मूर्त बच्चे का आरोपण किया गया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है और उपमा अलंकार भी है। अभी देखेंगे हम इसके काव्य पक्ष में। तो बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह, बात ने जो कवि के भीतर से बात निकली थी, उसने कवि को एक शरारती बच्चे की तरह छेड़ा जो मुझसे खेल रही थी। बात कवि से एक शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा। पसीना पोंछना का मतलब क्या है, कवि ने इतना श्रम कर दिया कि उस बात को उसने बनाने की कोशिश करी कि किस तरह से जो है मैं अपनी बात को भाषा के माध्यम से उसको सही तरीके से रख पाऊँ, उसको सही तरीके से व्यक्त कर पाऊँ। लेकिन बात और पेचीदा होती चली गई, और उस पेचीदापन के कारण, अत्यधिक श्रम के कारण कवि के मुख से श्रम बिंदु निकलने लगे। श्रम बिंदु यानी पसीना निकलने लग गया कवि का। इतना श्रम हो गया कवि का, इतना परिश्रम हो गया उस बात को वापस पाने के लिए, कि जो बात ने क्या एक शरारती बच्चे की तरह जो मुझसे खेल रही थी, बात खेल रही थी। जैसे बच्चा होता है शरारती बच्चा, छेड़कर चला जाता है, ऐसे मन में, कवि के मन में उस बात ने कवि को छेड़ा। कैसे छेड़ा, एक शरारती बच्चे की तरह। और मुझसे पसीना पहुँचते देख कर पूछा, क्योंकि कवि ने इतना श्रम कर दिया था, उसके मुख से, उसके चेहरे से, उसके शरीर से श्रम बिंदु निकलने लगे थे, पसीना निकलने लग गया था। और पसीना पहुँचते हुए, पसीना पहुँचना यानी अत्यधिक श्रम करने के बाद हमारे पसीना निकलता है, तो कवि थक हार गया था। तो उस बात ने कवि को पूछा कि क्या तुमने, यही है पूरी कविता का मर्म, अंतिम लाइन में है। आपने देखा होगा यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और जो बात ने कवि को पूछा उसको अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। जो मैं विराम चिन्ह का प्रकरण आपको बताया था, उसमें ये सब कुछ था। अभी हम कला पक्ष में देखेंगे, तब हम इस पूरा विवरण जानेंगे। तो ये यहाँ पर अवतरण चिन्ह में लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, अवतरण चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कोमा भी बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड कोमा। तो बात ने मुझसे पसीना पहुँचते देखकर पूछा। क्या पूछा, कि क्या तुमने भाषा को
क्या तुमने, किसको पूछ रही है बात, कवि को पूछ रही है कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। सहूलियत से यानी जिसमें हमें आसानी हो, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। जब हमारे मन में भाव आते हैं, कोई बात आती है, तो हमको उसको सरल, सहज और संप्रेषणीय और सुबोध शब्दों में, सरल, सहज और सुबोध शब्दों में कह देना चाहिए। जैसे मन के भाव निकलते हैं, वैसे सहज बात, सरलता के साथ हम अपनी बात को अभिव्यक्त करना चाहिए। इसलिए बात कवि से पूछती है, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। क्या तुम्हें इतना तमीज़ नहीं आया, इतना नहीं सीख पाए तुम कि भाषा को सहूलियत से कैसे बरतते हैं। सहूलियत से बरतने का मतलब क्या है, जिसमें हमें सुविधा हो। सुविधा कह रहा हूँ मैं, सुविधा नहीं कह रहा हूँ, सुविधा हो यानी सहजता हो जिसमें। ऐसी हमारी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। जब हम कोई बात किसी के सामने रखना चाहते हैं अपने शब्दों के माध्यम से, तो हमारी जो भाषा में जो शब्द हैं वो कैसे होने चाहिए, सहज होना चाहिए, सरल और सुबोध होने चाहिए। उस भाषा में संप्रेषणीयता होनी चाहिए, यानी जो भाव हमारे मन से निकले वो श्रोता तक उसी अर्थ में पहुँचे जो जिस अर्थ में, जिस भाव से हम श्रोता तक पहुँचाना चाहते हैं। यानी जो हम संप्रेषण करता है, जो कोडिंग करने वाला है और जो डिकोडिंग करने वाला जो श्रोता होता है, वह उसको उसी अर्थ में डिकोड करे जिस अर्थ में कोड यानी संप्रेषण करने वाला, संचार करने वाला, बोलने वाला करना चाहता है। सुनने वाला भी उसको उसी भाव में ग्रहण करे। तो ये इसका अर्थ हुआ कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। ये बात कवि को छेड़ रही है एक शरारती बच्चे की तरह कि तुमने क्या सहूलियत से बरतना नहीं सीखा, कि भाषा को हम किस तरह से सहूलियत के साथ, जिसमें हमें सुविधा हो, जिसमें हमें आसानी हो, जिसमें हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ऐसे सरल शब्दों का प्रयोग करना तुमने नहीं सीखा। ये सहूलियत से बरतना नहीं सीखा, यानी जिसमें सहूलियत हो, यानी पाठक को भी, सुनने वाले को भी और रचना करने वाले को भी। तो ऐसी सहूलियत वाली और सहज, सरल और संप्रेषणीय भाषा वाले शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो ये भाषा और बात का यहाँ पर जो द्वंद्व इस कविता में दिखाई देता है, यह कविता हमें यही संदेश देती है कि भाव पक्ष का भी उतना ही महत्व है जितना कला पक्ष का। यानी कला पक्ष की जब अधिकता हो जाएगी तो भाव पक्ष कहीं पीछे छूटता चला जाएगा, यानी भाव पक्ष नगण्य होता चला जाएगा और कविता का जो भाव है वह समाप्त हो जाएगा। तो होना क्या चाहिए रचना में, भाव पक्ष और कला पक्ष की तारतम्यता होनी चाहिए। दोनों को समान, बराबर उसमें कवि को न्याय करना चाहिए कि उसमें भाव पक्ष का तत्व भी विद्यमान रहे और कला पक्ष का भी तत्व विद्यमान रहे। ऐसा ना हो कि अलंकारिकता और चमत्कारिकता के चक्कर में हमें क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करके हम अपनी बात का मर्म समाप्त कर दें और उसमें ऐसे चमत्कारिक शब्दों का प्रयोग कर दें जो हमारे मर्म को, हमारी मन के भाव को पाठकों या दर्शकों तक न पहुंचा पाए। तो ये इसका भाव पक्ष था। और अब हम इसके कला पक्ष की ओर जाएंगे कि इसमें जो है कौन कौन से मुहावरों का प्रयोग हुआ है और कवि की भाषा कैसी है और इसमें कौन कौन से अलंकारों को प्रयोग हुआ है और कौन कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कवि की भाषा कैसी है। यहाँ पर मुहावरेदार है। आप देखेंगे यहाँ पर बात का सीधा होना, बात का टेढ़ा फंसना, देखिए टेढ़ा फंसना है ना। उसी तरह से देखेंगे बात का पेचीदा होना, ये मुहावरे का प्रयोग किया गया है। पेंच को खोलना, देखिए मुहावरे का प्रयोग किया गया है। बात की चूड़ी मरना, ये मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो आप देखेंगे तो कवि की भाषा क्या है, यहाँ पर मुहावरेदार है, साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अलंकार, जो पहला अलंकार है हम ये देखेंगे उल्टा पलटा है, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। आप देखेंगे उल्टा पलटा, ला ला टा टा, अड़ा अड़ा है, अड़ा अड़ा, घुमाया फिराया है ना, घुमाया फिराया, तोड़ा मरोड़ा, उल्टा पलटा। इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार।
यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद जो अगला अलंकार है देखेंगे साथ साथ की पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब देखेंगे आगे, अब यहाँ पर देखेंगे हम मैं पेज को खोलने के बजाय, ध्यान देखेंगे यहाँ पर मैं पेज को खोलने के बजाय, तो यहाँ पर पेज क्या है, पेज का दृष्टांत दिया गया है। दृष्टांत यानी उदाहरण, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। और पेज रूपक का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी है इस पंक्ति में। मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा, तो यहाँ पर पेज का दृष्टांत दिया गया, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार भी है और पेज रूपक का प्रयोग किया गया तो रूपक अलंकार भी है। उसके बाद आगे देखेंगे हम यहाँ पर बात की चूड़ी मना, मैंने अभी बता दिया था, मुहावरे का प्रयोग किया गया। हार कर मैंने उसे कील की तरह देखेंगे यहाँ पर कील से क्या की गई है, उपमा की गई है। कील क्या है, यहाँ पर उपमान है, तो कील से उपमा की गई तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। उसके बाद आगे देखेंगे बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह, ये देखिए शरारती बच्चे से तुलना की गई है। यहाँ पर बात की तुलना किससे की गई है, शरारती बच्चे से, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि बात की तुलना किससे की गई है, शरारती बच्चे से। बात कैसी है, उस शरारती बच्चे की तरह है, तो बात की तुलना किससे की गई, शरारती बच्चे से की गई, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। दूसरा अलंकार इसी पंक्ति में कौन सा है, बात हो गई अमूर्त और बच्चा हो गया मूर्त। मूर्त यानी मूर्त रूप है, उसको हम छू सकते हैं, अमूर्त जिसको हम छू नहीं सकते। तो बात अमूर्त है और शरारती बच्चा क्या है, मूर्त। तो देखेंगे यहाँ पर अमूर्त में मूर्त, अमूर्त में मूर्त का आरोपण किया गया। मूर्त क्या है, बच्चा है, बच्चा क्या है, मानव, तो यहाँ पर बात पर उसका आरोपण किया गया है मूर्त बच्चे का, तो यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार भी है। तो इसमें उपअलंकार भी है और मानवीकरण दोनों अलंकार है इसमें, क्योंकि अमूर्त बात पर मूर्त बच्चे यानी मानव का आरोपण किया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। समझ, तो ये इसमें अलंकार थे, उपालंकार, मानवीकरण अलंकार और अनुप्रास अलंकार, तो ये इसमें और मुहावरेदार शब्दों का प्रयोग किया गया है और ये अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे हम ये पूर्ण विराम और इसके बाद ये निर्देशक चिन्ह, फिर ये योजक चिन्ह। देखेंगे निर्देशक चिन्ह यहाँ का प्रयोग यहाँ पर या फिर भाषा से बाहर आए, यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया, यानी उसको आगे निर्देशित किया गया है कि क्या चीज़ बाहर आए, उस चीज़ को बताया गया यहाँ पर, ये लिखा है। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ फिर यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर फिर पूर्ण विराम का प्रयोग है। फिर यहाँ पर देखेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग, न उसमें कसाव था न ताकत। ये विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किस लिए किया गया है, दुख प्रकट करने के लिए। यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग दुख प्रकट करने के लिए किया गया है। कवि का प्रयास क्या रहा, विफल रहा, न उस भाषा में कसाव था न उसमें ताकत थी, तो ये पर दुख प्रकट किया गया है। फिर यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया, फिर अल्प विराम, फिर यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है कि मुझसे पसीना पहुँचते देख कर पूछा। क्या पूछा, आगे निर्देशन किया गया है कि उस बात ने शरारती बच्चे की तरह क्या पूछा, कवि को पसीना पहुँचते देख कर क्या पूछा, तो यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया कि क्या पूछा गया है, यहाँ पर बताया गया है। अब क्या पूछा, तो जो उस बच्चे ने पूछा वह अवतरण चिन्ह में लिखा गया है। जो उस बच्चे ने पूछा तो उसकी बात को हूबहू अवतरित करके लिखा गया है। तो यहाँ पर यह अवतरण चिन्ह का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि किसी के कथन को, किसी की बात को हूबहू लिखने के लिए। तो जो उस बच्चे ने, उस शरारती बच्चे ने, उस बात ने कवि से जो बात पूछी वह अवतरण चिन्ह में लिखी गई है। तो ये विराम चिन्हों का महत्व है। और क्या पूछी, तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया गया है कि क्या पूछा, वो भी प्रश्नवाचक चिन्ह के माध्यम से बताया गया है कि क्या पूछा, क्या पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो ये इसका कला पक्ष हो गया। तो हमने इस कविता का, बात सीधी थी, कविता का हमने भाव पक्ष भी देखा और कला पक्ष भी देखा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और इस कविता को आप विद्यार्थियों तक, जो भी कविता को पढ़ना चाहते हैं, कविता को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें।
और अधिक से अधिक बच्चों तक, जो कक्षा 12 के बच्चे हैं इस कोरोना काल से जो प्रभावित हुए हैं, उन बच्चों तक इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाने का कष्ट करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।